दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करते हैं यौगिक या कंपाउंड के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई है, दो या दो से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलकर क्या बनाते हैं यौगिक, या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाएंगे यौगिक बनाएंगे। यौगिक के गुण उसे बनाने वाले तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सपोज करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाए हैं, तो हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का अलग है और जल का उन दोनों से अलग है। तो यौगिक के गुण उसे बनाने वाले तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कंपाउंड बनाने में या यौगिक बनाने में अगर एनर्जी यूज्ड होती है तो अभिक्रिया है एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है, कार्बन। कार्बन के यौगिक प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ देखिए क्या कारण है कि कार्बन प्रकृति में बहुत कम, अगर वायु में बात करें CO2 के रूप में 0.03%, लेकिन इसके यौगिक बहुतायत से पाए जाते हैं। लेकिन इसके जो यौगिक है वो क्या होंगे, बहुतायत से पाए जाते हैं। कारण क्या है, एक तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक कार्बन से 4 और तत्व जुड़ सकते हैं। दूसरा कार्बन के बीच चेन सिस्टम होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं इसको। तो टेट्रावेलेंट और कैटेनेशन ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के यौगिक या कंपाउंड प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों अपने सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में भी है, तो अपन बात करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, उनके उपयोग, उनके नाम, उनके सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले सिंपल अपन साधारण नमक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों साधारण नमक को रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक लवण। इसका सूत्र NaCl होता है, जनरली ये सबको आइडिया है, लेकिन फिर भी देखिए केमिकल नाम है इसका, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग आपको पता है खाना बनाने में किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। दोस्तों क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोर एल्कली प्रोसेस, अंग्रेजी में क्लोर एल्कली प्रोसेस, हिंदी में क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस क्लोर क्षार अभिक्रिया में उपयोग होता है, देखिए किसका, साधारण नमक का। साधारण नमक में जल डाला, उसमें करंट प्रवाहित किया गया, कास्टिक सोडा बना। याद करें कास्टिक सोडा pH 14 सबसे प्रबल क्षार। Cl2 गैस निकली एनोड पर और हाइड्रोजन गैस निकली कैथोड पर। गैस निकलने को रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे ऊपर तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है। पहला क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर इस क्लोर क्षार अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट देखिए, ये बीकर है, इसमें NaCl में जल मिलाया और क्या किया है, इसके साथ बैटरी जोड़ दी है। दोस्तों बैटरी का पॉजिटिव जिस भी इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, धातु या ग्रेफाइट की बनी छड़ें हैं जो विलयन में डुबोकर उनके साथ बैटरी कनेक्ट कर देंगे। जिस छड़ को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है वो एनोड है और जिस छड़ को आपने नेगेटिव से जोड़ा है वो कैथोड है। दोस्तों खास बात यह है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो कैथोड है वो प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर इस पूरे में देखें तो 4 आयन है आपको, सोडियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन और ऑक्साइड। देखो माइनस वाले तो प्लस की तरफ आएंगे, उनमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बात किसकी है, कैथोड पर आने वाले की। अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। और याद रखें दोस्तों कैथोड पर वही आता है जिसकी क्रियाशीलता कम होती है। सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में अपन ने बताया था, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। हाइड्रोजन की सक्रियता कम होती है
और इसकी कम सक्रियता की वजह से कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? प्लेटिनम। और इसी का उपयोग किस में किया जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया में। इसलिए एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ निकलेगी? कैथोड पर। तो बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, आप तो एच के याद रखें, एच के थप्पड़ मारू खींच के, हाइड्रोजन के फॉर कैथोड याद रखें, और क्लोरीन किस पे आ जाएगी? एनोड पर। एक बात आपको मैं बताता हूँ, NaCl या साधारण नमक से जब सोडियम धातु अलग करते हैं तब भी NaCl में जल मिलाकर उसमें विद्युत धारा ही प्रवाहित की जाती है। जो पॉजिटिव से जुड़ा है, ये बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, वो एनोड है, और जो नेगेटिव से जुड़ा है वो कैथोड है। अगर आपको क्लोर क्षार अभिक्रिया करवानी है तो कैथोड जो है वो किसका लीजिए? प्लेटिनम का। लेकिन अगर आपको विद्युत अपघटन करवाना है NaCl का, तो इलेक्ट्रोड जो कैथोड वाला है वो Hgb अम्लगम वाला Hg वाला इलेक्ट्रोड लीजिए। और ये जो Hg क्या करेगा? जहाँ पर सोडियम ज़्यादा क्रियाशील और हाइड्रोजन कम क्रियाशील था, Hg इस सोडियम की क्रियाशीलता को कम कर देगा, और कैथोड पर अब की बार आपको हाइड्रोजन नहीं सोडियम धातु प्राप्त होगी। अगर नमक या NaCl से विद्युत धारा द्वारा अगर आपको कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त करनी है तो कैथोड किसका लें? Hg का। और Hg आपको पता है द्रव अवस्था में होता है, तो अम्लगम टाइप में आपको लेना पड़ेगा। अगर आप प्लेटिनम का लेते हैं तो कैथोड पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। कहने का मतलब दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया में कैथोड पर हाइड्रोजन, और इसी NaCl का विद्युत अपघटन अगर आप कैथोड Hg वाला लेके करवाएं तो क्या निकलेगी? सोडियम धातु। तो दोस्तों, अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड का भी क्या प्रभाव है वो भी आप देख पा रहे हैं। सेम रिएक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रोड कैथोड वाला प्लेटिनम का ले लिया तो ये होगा, और अगर कैथोड Hg या मरकरी वाला ले लिया तो फिर क्लोरीन गैस एनोड पर और कैथोड पर सोडियम धातु होगी। तो ये अपन ने NaCl के बारे में बात की है। और ये अपन बात एक और बता देते हैं, अगर NaCl के साथ NH4Cl मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, उसको अलग करना है तो दोनों को गर्म कर दो, NH4Cl जो है वो ऊर्ध्वपातन होके उड़ जाएगा। तो साधारण नमक का नाम, इसका सूत्र, कौन सी अभिक्रिया में उपयोग, या विद्युत जो अपघटन वाली अभिक्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रोड का क्या योगदान है, ये भी आपके सामने है। यहाँ पर सोडियम क्यों निकला? क्योंकि Hg ने उसकी क्रियाशीलता क्या कर दी थी? कम कर दी थी। कैथोड पर वही तत्व निकलेगा जिसकी क्रियाशीलता कम है। तो ये था नमक और यौगिक से जुड़ी हुई कुछ बातें, और महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में भी बात करते। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे NaCl या साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक बनाने की जो विधि है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, साधारण नमक बनाने की विधि में कास्टिक सोडा NaOH, उसकी अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाने पर NaCl और जल प्राप्त होता है। देखो, क्षार और अम्ल दोनों की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजिंग या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा नमक बना सकते हैं। ये लेबोरेटरी में इस तरीके का है, बाकी तो आपको पता ही है, खारे पानी को फैलाकर और वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा नमक बनाया जाता है। तो ये नमक के बारे में कंप्लीट, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इन सब के बारे में आप पर्टिकुलर चीज़ों को समझते चलें। देखो, जैसे ये आपके दिमाग में है कास्टिक सोडा है, सबसे ज़्यादा pH होती है 14। HCl आपके दिमाग में, अच्छा, आमाशय में भी पाया जाता है, इसकी सुरक्षा के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये साधारण नमक है। अभी अपन ने बात की थी, जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्लोर क्षार अभिक्रिया, कैथोड पर क्या निकलेगा?
कैथोड पर निकलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पर निकलेगा क्लोरीन। अगर जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वो Hg का बना दे प्लेटिनम की जगह, तो फिर वहाँ कौन निकलने लग जाएगी, सोडियम धातु। और जल के बारे में आपको पता ही है। इस तरह आप चीज़ों को कनेक्टिविटी करके पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आसान होगा। आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नमक के बाद बिना भुजा हुआ चूना, क्विक लाइम कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। भुजा हुआ चूना, जब इस बिना भुजे हुए चूने में अगर पानी डाल दें तो भुजा हुआ चूना या लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है दोस्तों इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है, बुझे हुए चूने का। ये दुर्बल सार है, वीक बेस है। अगर इसी बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो CaCO3 और जल प्राप्त होता है। CaCO3 को कहेंगे संगमरमर और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों, कैल्शियम से जुड़े 3 यौगिक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों एक प्रकार से कैसे जुड़े हुए हैं अगर आपको पता हो दोस्तों, तो एक बात मैं और बता देता हूँ। यहाँ दिखाई आपको दे रहा है आराम से, ये दीवार है। दीवार पर आपको पेंट करना है तो आप मार्केट से जो पाउडर लेके आते हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड। पेंट करने के लिए उसको पानी में मिलाएंगे और क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। और इस लाइम वाटर के द्वारा जब इस दीवार को पेंट करेंगे तो वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, और थोड़ी देर बाद जब दीवार सूख जाती है तो जल तो वाष्प बन के उठ जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी वजह से पेंट करने के बाद दीवारें चमकती है। पेंट करने के बाद दीवारें किसकी वजह से, संगमरमर की वजह से। और प्रोसेस यही है दोस्तों, पाउडर लाए, जल में मिलाया, उससे आपने पेंट किया, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, और इसी कारण से दीवारें चमकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है अब विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का मतलब है किसी रंग वाले पदार्थ से उसके रंग को उड़ाना। इसका सूत्र है CaOCl2, रासायनिक नाम, केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ऑक्सी की जगह कई बार हाइपो भी बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो चाहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, दोनों ब्लीचिंग पाउडर ही है और सूत्र है CaOCl2। दोस्तों, इसको बनाने की विधि भी देखिए आप। दोस्तों, आपको जिस तरीके से चीज़ें कनेक्टिविटी करके बताई जा रही है, अगर आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने पढ़ाने का जो पैटर्न है वो आपको क्लिक करवाएगा दिमाग में कि हाँ यार, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे ये रहा लाइम वाटर, क्लोरीन गैस। आप सोचो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उसमें एनोड पर कौन सी गैस निकल रही थी, क्लोरीन। उस क्लोर क्षार अभिक्रिया में निकलने वाली क्लोरीन को अगर लाइम वाटर में प्रवाहित करवा दें तो विरंजक चूर्ण और साथ में जल, तो ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। जब तक आप चीज़ों को केमिस्ट्री में ऐसे नहीं सोचेंगे, अगर आप इस पूरी रिएक्शन को याद करके फिर सोचते हैं कि केमिस्ट्री आपको अच्छी लगनी चाहिए, कभी नहीं लगेगी। आप ऐसे सोचें, जैसे ही इसको देखे आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना कैसे बना, ऐसे। क्लोरीन जैसे ही दिमाग में आए, अच्छा क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर क्या होती थी, हाइड्रोजन, और अगर Hg लगा दिया जाए तो फिर NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी धातु, सोडियम। फिर बना है विरंजक चूर्ण, और जल के बारे में आपको पता ही है। इस विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ा उद्योग में रंग उड़ाने में किया जाता है और जल को जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है। दोस्तों, जीवाणु रहित या डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीन गैस जिम्मेदार होती है, और याद रखें विरंजक चूर्ण में भी क्या है, क्लोरीन गैस। जल को जीवाणु रहित और कपड़ा उद्योग में रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल।
नेक्स्ट दोस्तों जो रासायनिक यौगिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा। सूत्र है NaHCO3, केमिकल नेम, रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस हाइड्रोजन की जगह कई बार बाई भी लिख सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस NaHCO3 मीठा सोडा बनाने की विधि। NaCl ले लेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब आपको साधारण नमक है, अगर इसका विद्युत अपघटन करेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया, Hg वाली बात फिर याद आनी चाहिए। ये बार बार चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप बुक पढ़ें या कोई नोट्स पढ़ें, वीडियो देखें, तो आपको चीज़ें कनेक्ट करें। ये NaCl है, NaCl कैसे बनाता? उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। किसी एक चीज़ को पकड़ के आप पूरी केमिस्ट्री में घूम सकते हैं, बस आपको कनेक्टिविटी आनी चाहिए। अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। और याद करो दोस्तों, बायो में, सेल बायोलॉजी में पृथ्वी पर पहली बार उत्पन्न होने वाले अकार्बनिक पदार्थ कौन थे? अमोनिया और जल। और उसके बाद अभिक्रिया किससे हुई? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बना? NaHCO3 और NH4Cl। दोनों सॉल्ट है, लवण है, दोनों कलर में भी सफ़ेद है। लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों, जैसे ये बनेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। जैसे ही गर्म करेंगे NH4Cl ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में जाना ही तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन है, तो ये उड़ जाएगा और शुद्ध रूप से आपको मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट से या खाने के सोडे से जुड़ी हुई और बातें, लेकिन अभी आप देख लें बनाने की विधि में किन तीन चीज़ों का? नमक, अमोनिया, जल, CO2। फिर NH4Cl का क्या होगा? ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाएगा। एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मीठे सोडे को अमोनियम क्लोराइड से अलग करने की विधि का नाम बताइए। ऊर्ध्वपातन, और ठोस से सीधा गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन है। तो आइए दोस्तों बेकिंग सोडा के बारे में और बात करते हैं। बेकिंग सोडा की प्रकृति कौन सी है? क्षारीय, एल्कलाइन या बेसिक? किसी भी रासायनिक यौगिक की प्रकृति, उसका फॉर्मूला देख के ही निकालना अपन अभी सीख लेंगे, जब भी नेक्स्ट वीडियो में यौगिकों की प्रकृति के बारे में अपन बात करेंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, क्षारीय प्रकृति। अब इसके उपयोग देखते हैं दोस्तों। पहला जो उपयोग है वो यूँ कह सकते हैं, सोडा ऐश बनाने में। ऐश का मतलब है राख, और उसी से क्या बनता है? वॉशिंग पाउडर। तो इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हैं वॉशिंग पाउडर बनाने में। मीठा सोडा है, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो सोडा ऐश, CO2 और H2O प्राप्त होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग दोस्तों ये है कि एंटी एसिड या प्रति अम्ल के रूप में। अगर आपके पेट में एसिडिटी है, एसिडिटी का मतलब है स्टमक में एसिड की मात्रा, HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए, और अगर एसिड को न्यूट्रल या उदासीन करना है, तो आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन करते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति का जो पाउडर है वो आपकी एसिडिटी ठीक कर देगा। तो एंटी एसिड, एंटी का मतलब उल्टा, किसके उल्टा? एसिड के उल्टा। तो प्रति अम्ल के रूप में एसिडिटी के उपचार में। तीसरा जो उपयोग है वो केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में किया जाता है। सपोज करें ये आपके पास है मीठा सोडा, उसमें आप कोई भी एसिड मिला दें, यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड। और दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखें, टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में। और अम्ल किसे कहते हैं? जो जल की उपस्थिति में H+ साइन देते हैं, तो H+ ही लिखा है मैंने। और ये जो CO2 बनेगी, ये ब्रेड और केक को स्पंजी बनाती है। रिएक्शन भी मैंने आपको बताई है। यहाँ पर जो एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड। अब यहाँ अगला उपयोग है अग्निशामक यंत्र में, फायर एक्सटिंग्विशर में। कैसे? जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनमें NaHCO3 भरा रहता है।
यहाँ ही एक छोटी सी ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, ये इसका नोज़ल है। जैसे ही आपको आग बुझानी है, यहाँ से आप जो भी उसका बटन है वो दबाएंगे। इसकी वजह से ये H2SO4 इस ट्यूब से निकल के और इस NaHCO3 पे जाके गिरेगा। NaHCO3 और H प्लस, क्योंकि H2SO4 क्या है, अम्ल है। वे पदार्थ जो जल की उपस्थिति में H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिड। और ये H प्लस Na प्लस CO2 और क्या बना देगा, H2O। वही रिएक्शन है, बस यहाँ पर तेजाब है, क्योंकि यहाँ पर तेजाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वीक दुर्बल अम्लों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको तेज़ी से CO2 चाहिए, तो फिर जैसे ही ये H प्लस इससे क्रिया करेगा और ये CO2 बाहर आ जाएगी। और याद रखें CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, और ख़ासकर इलेक्ट्रिक सर्किट के वजह से कोई आग लगी है उसको बुझाने में CO2 का, क्योंकि वहाँ पर जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल से तो और आग बढ़ जाएगी। ये थे बेकिंग सोडा या NaHCO3 के उपयोग। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना यौगिक है वो है सोडा ऐश या वॉशिंग पाउडर। दोनों के फॉर्मूले में अंतर देख लीजिए। पहले तो सोडा ऐश का मतलब है सोडियम कार्बोनेट, और वॉशिंग पाउडर का मतलब है उसके साथ 10 जल के अणु। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब है डेका, और जल के अणु को क्या कहते हैं, हाइड्रेट। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडा ऐश बनाने की विधि पहले देख लेते हैं। ऐश का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ राख। यहाँ देख लीजिए, ये खुद ये विधि सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी काम में आ रही है। तो अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं, देखो ये उपयोग है, NaHCO3 से ही बना है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश क्या रिलेशन है, यहाँ से क्या बन गया, ये सोडा ऐश, और इसमें जल के अणु ऐड कर दिए जाएं तो ये क्या बन गया, वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए और रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये है वॉशिंग पाउडर। धोने के सोडे के क्या उपयोग है, प्रकृति दोस्तों इसकी भी क्षारीय होती है। एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी भी यौगिक का फॉर्मूला देख के आप बता सकते हैं वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन। उसको अभी अपन एक पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे। उपयोग क्या है, जल में से स्थायी कठोरता। अगर जल में से जीवाणुओं को नष्ट करना है तो विरंजक चूर्ण, और जल में से स्थायी कठोरता हटानी है तो क्या है, वॉशिंग पाउडर। ग्लास और पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, और कपड़े धोने में तो आपको पता ही है, अलग अलग प्रकार की ब्रांडेड आपके पास उपस्थित है। दोस्तों, बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर, सोडा ऐश बनाने की विधि, उपयोग, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, केक और अग्निशामक यंत्र में किस प्रकार यूज होता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। प्रति अम्ल के रूप में उपचार के लिए एक तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आइए और रासायनिक यौगिकों के बारे में बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ये मैग्नीशियम रिबन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन है। दोस्तों याद रखें, ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। केवल एक इंसान ही ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन के भी जलता है, वरना किसी को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिना किसी कारण से इंसान ही एक दूसरे से जलते रहते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाने पर जो राख होती है दोस्तों वो सफ़ेद रंग की बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राख सफ़ेद रंग की हो थोड़ा अलग ही है। अब इस सफ़ेद रंग की राख को पानी के साथ मिला दें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम, जिसकी pH कितनी होती है 10। एक क्वेश्चन और एग्जाम में, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ कर दिया जाता है,
तो दोस्तों जब मैग्नीशियम रिबन पड़ा रहेगा तो वो वातावरण में उपस्थित CO2 से भी क्रिया करके और अपने ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या बना लेता है, परत बना लेता है। और इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को रेगमाल से साफ करेंगे ताकि प्रॉपर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करें तो क्या बना सके, सफ़ेद रंग की राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दोस्तों इसका उपयोग भी एसिडिटी के उपचार में, यह भी एंटा एसिड या प्रति अम्ल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था NaHCO3 और MgOH का होल ट्वाइस दोनों एसिडिटी के उपचार में इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों दुर्बल क्षार है। आइए दोस्तों इधर बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पेरिस का प्लास्टर। फॉर्मूला CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बनाने की जो विधि है वो देख लीजिए। आपके पास जिप्सम है तो जिप्सम का भी फॉर्मूला पता लग गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब 2, ये जिप्सम है। इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। दोस्तों अगर इसको डिग्री में बोला जाए तो 373 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 373 डिग्री केल्विन बोलो। अगर 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये POP और 1.5 H2O बाहर। और POP का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब दोस्तों आधा, आधा हाइड्रेट। उपयोग हड्डियों को जोड़ने में, ये आपको पता है, प्लास्टर, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में, मूर्तियां, चौक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में किसका यूज होता है, POP का। दोस्तों आप तो इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखें। जिप्सम से क्या बन जाता है, POP, और POP से क्या बन जाता है, जिप्सम। POP से जिप्सम बनने के लिए देखिए यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला यही, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बनाने की विधि ये रही। जब इसको तोड़ा जा रहा था तो 100 डिग्री पर गर्म किया गया, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको हल्की सी नमी चाहिए, ये कठोर होकर क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। यहां से बहुत ज्यादा बार सवाल आते हैं, 2 तरीके की, एक ही बात है उसको 2 तरीके से। पहला क्वेश्चन इस तरीके से कि क्या कारण है कि POP को नमी युक्त बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्या कारण है कि POP को नमी युक्त बर्तनों में, मॉइस्चर युक्त बर्तनों में नहीं रखा जाता। इसका कारण ये है कि ये जो POP है ऑफ H2O, ये नमी से क्रिया करके और कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। इसको यूं भी कह सकते हैं आर्द्ररोधी, यूं भी आर्द्ररोधी, आर्द्रता का मतलब नमी, तो यूं भी कह सकते हैं POP को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। कारण, क्योंकि आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। अगर आर्द्रता हो गई तो POP नहीं रहेगा, वो कठोर होकर किस में बदल जाता है, जिप्सम में। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यही है। दोनों का फॉर्मूला CaSO4 ऑफ H2O किसका है, POP का, और CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम का। डॉट के बाद जो H2O है उनको कहते हैं क्रिस्टलन जल। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि POP में क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं, आधा, और जिप्सम में कितने हैं, 2H2O। तो POP, जिप्सम, बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनसे जुड़ी हुई बातें थी। तो दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में बात करते हैं। और जिन यौगिकों में क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है उनको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेट वर्ड जब भी आएगा तो जल के लिए आएगा। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलाइन वाटर कहलाती है। ये डेफिनेशन दोस्तों, जैसे POP का फॉर्मूला देखिए, ये POP सॉल्ट का फॉर्मूला है, इकाई सूत्र है। इसमें जल के अणुओं की संख्या आधी है, इसलिए क्रिस्टलन जल कितने हो गए, आधे।
जिप्सम, जिप्सम का ये इकाई सूत्र है, इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। और अगर आपको वॉशिंग पाउडर का तो 10H2O। एक और बात दोस्तों, नॉर्मल कॉपर सल्फेट वाइट कलर का होता है, जैसे ही ये जल से अभिक्रिया कर लेता है नीले रंग का हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला है वो है नीला तोथा, और नीला तोता का सूत्र ये है, और इसमें क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? 5। क्या कारण है कि पीओपी को गीले बर्तनों में नहीं रखा जाता है, या क्या कारण है कि पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है? दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब पीओपी को थोड़ा भी जल की मात्रा मिली तो वो कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेगा, इसलिए पीओपी को नमी के टच में नहीं आने देना है, जल के टच में नहीं आने देना है। ये था दोस्तों यौगिकों और यौगिकों से संबंधित सूत्रों के बारे में।